हाँ जी पहलवान जी, कैसी फिल्म है? साहब हमारा तारुफ जरा लंबा है। स्क्रिप्ट राइटिंग जो एक शोबा है, ये बहुत नेसेंट शोबा है। यानी पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे ये पीएचडी की सतह पे पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में फिल्में नहीं बनती तो स्क्रिप्ट क्या पढ़ाया जाएगा। गोल्फ कोर्स बतौर एक ट्रूपे के यूज होता है पाकिस्तान में तो गोल्फ कोर्स सर आपको पता है, फिर एलीट की पाकिस्तान में गोल्फ कोर्स एक खास जी। इदारे की नुमाइंदगी भी करता वो है। फिल्म भी उसी इदारे की नुमाइंदगी करती है, पाकिस्तानी फिल्म। उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं पाकिस्तान में कम काम करता हूँ। पाकिस्तान में जो स्क्रिप्ट है वो व्हाट्सएप के थ्रू आता है, तो इसलिए यह बन नहीं सकता। फिल्म अच्छी और बुरी नहीं होती है, प्रोपेगेंडा ही होती है। सिनेमा एक कमर्शियल मीडियम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, उसको अखलाकियात से गर्ज नहीं है। बेशक अरुंधति रॉय को आप अवार्ड दें, बड़ा नॉवलिस्ट बना दें, वो बैठ के बताए दलित राइट्स क्या होते हैं, लेकिन ये लिबरल इकोनॉमी का वो तराशा हुआ चेहरा है जो लेफ्ट को भी कवर करता है और राइट को भी कवर करता है। हमारे यहाँ मसला ये कि हम सिनेमा बुरा बनाते हैं, वो टेक्निकली भी अनसाउंड है, उसका मैसेज भी बुरा है, उसकी वजह हमारी इनकॉम्पिटेंस। उमैर अहमद ख़ान, डेरा गाजी ख़ान में आप पैदा हुए, डेरा गाजी ख़ान से आपका ताल्लुक़ है और आजकल आप ऑस्ट्रिया जी वियना में जी फ़िल्म पढ़ाते हैं, वो फ़िल्म स्क्रिप्ट पढ़ाते हैं। जी डेरा गाजी ख़ान से वियना तक का सफ़र, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, और फिल्म पे भी बात होगी, स्क्रिप्ट पे भी बात होगी, लेकिन ये एक बज़ाते ख़ुद एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आई एम श्योर बहुत सारे लोग सुनना चाह रहे होंगे इस सफ़र के बारे में। इतना मज़े का सफ़र नहीं है जिस तरह एक सेलिब्रिटी का सफ़र होता है, बड़ा अनइवेंटफुल सा है। उसके अंदर ये था कि डेरा गाजी ख़ान से हमारे वालिद सरकारी मुलाजिम थे, तो हमने पूरी जो तालीम इब्तदाई हासिल की वो मुल्तान में हासिल की। फिर मेरा एक मसला है जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में ADHD कहते हैं, उसके वजह से ये हुआ कि मेरी कोई भी 2 डिग्रीज़ एक जैसी नहीं है। पहले मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे तारीख़ पढ़ना चाहिए, तो मैंने मास्टर्स किया मिलिट्री हिस्ट्री में, वो मैंने अमेरिका से किया स्कॉलरशिप में। और उसके बाद मुझे एक माहिर नफ्सियात से मिलने का इत्तफ़ाक़ हुआ, जिन्होंने पहली दफ़ा मुझे डायग्नोज़ करके बताया कि आपको ये मसला है ADHD का। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपका लिए बेहतर होगा कि आप किसी क्रिएटिव प्रोफेशन में। लिखने का शौक़ अच्छा मुझे बचपन से था। मैंने पहला आर्टिकल लिखा था उन दिनों वर्ल्ड कप हो रहा था फुटबॉल का, तो मैं एज शायद 8वीं या 9वीं क्लास के स्टूडेंट के वर्ल्ड कप देखते हुए मैंने वो पूरे वर्ल्ड कप की जो तारीख़ थी वो ढूंढ ढांड के किताबों से उस पर एक आर्टिकल लिखा, और उस ज़माने में डाइजेस्ट हुआ करते थे, तो एक डाइजेस्ट में भेज दिया और वहाँ वो छप भी गया। तो लिखने का वो एक चस्का था, तो मैंने सोचा कोई राइटिंग के मुतालिक प्रोफेशन किया जाए। तो फिर मैंने, और मुझे ज़ाहिर है मैं चाहता था कि उसमें मेरी फॉर्मल एजुकेशन भी हो, तो मैंने मास्टर्स किया कंपैरेटिव लिटरेरी थ्योरी में, और फिर मैंने डॉक्टरेट किया अपना स्क्रिप्ट राइटिंग में, और उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ से मैंने PhD किया वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। स्क्रिप्ट राइटिंग जो एक शोबा है, ये बहुत नेसेंट शोबा है, तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में जहाँ पे ये पढ़ाया जाता है प्रॉपर्ली। यानी पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे ये PhD की सतह पे पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में फिल्में नहीं बनती तो स्क्रिप्ट क्या पढ़ाया जाएगा। इस पर बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो कंपैरेटिव लिटरेरी थ्योरी, कंपैरेटिव लिटरेरी, ये क्या होता है? कंपैरेटिव लिटरेरी थ्योरी बेसिकली मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदब का तकाबली मुताला है, जिसमें आप ये तलाश करते हैं कि क्या चीज़ें मुमासिल हैं, क्या चीज़ें मुख्तलिफ़ हैं, और किस तरह मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदब आपस में तामुल करते हैं, और अदीबों पे किस तरह के असरात मुरतब होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हाफिज़ की शायरी हम फ़ारसी में पढ़ रहे हैं, तो उस ज़माने में अरबी में कौन सा शायर क्या लिख रहा था और उस तहरीक के क्या असरात, हाफिज़ के इन्फ्लुएंसेस क्या हैं। इसी तरह अगर गालिब है तो उसी ज़माने में अगर थोड़ा सा आगे पीछे करके हिंदुस्तान में या इंग्लिस्तान में कौन से शायर क्या लिख रहे थे, उनका जो तकाबली मुताला है वो कंपैरेटिव लिटरेचर। किसी ख़ास ईरा का या ओवरऑल
मैंने तो खैर मास्टर्स लेवल पढ़ा था। जब आप इसको स्पेशलाइज करते हैं तो आप किसी खास इरा का, तो उसमें जब आप पढ़ते हैं तो आप मुख्तलिफ लिटरेरी मूवमेंट्स पढ़ते हैं और उनके आपस में इंट्रैक्शन पढ़ते हैं मुख्तलिफ ज़बानों के लिटरेचर में। तो मेरा जो प्राइमरी फोकस था वो हस्पानवी, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी में था, इन 4 ज़बानों में। बहुत ही मुतासरकुन है। और जाहिर सी बात है कि जब आपकी इस तरह की ट्रेनिंग हो रही थी तो पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुनिया की अगर हम बात करें तो एक कॉन्टीन्यूटी है। एक स्टोरी टेलिंग पहले लिटरेचर के थ्रू हुआ करती थी, शायरी, नसर, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला तो अब विजुअल स्टोरी टेलिंग असल में लिटरेचर ही है। और जब आप जा रहे हैं यूरोप में, वेस्ट में, जो कि जहाँ से पैदा हुई सिनेमा की, तो ये तो आप एक तैयार हो रहे थे वाकई सिनेमा के लिए, आर्ट के एक ऐसे मीडियम के लिए जो लगता तो एक अपेरेंटली परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड है, लेकिन उसकी बेस में भी जब तक लिटरेचर की समझ पुख्ता ना हो तब तक आप मज़े का काम कर नहीं सकते। असल में मैं जो कोर्सेज पढ़ाता हूँ उनमें एक कोर्स है सिनेमा एज विजुअल स्टोरी टेलिंग। तो जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बड़ा दिलचस्प है कि सिनेमा होता विजुअल स्टोरी टेलिंग है। और जो आप बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा मेरा इसमें फ़र्क है तारीख़ का मुतालिया कि इब्तदाई जो फॉर्म है लिटरेचर की वो शायरी और नसर बाद में है, वो ड्रामा है और ड्रामे की एवोल्यूशन फिल्म है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो इंसान है उन्होंने विजुअल स्टोरी टेलिंग, ओरल स्टोरी टेलिंग के बाद विजुअल स्टोरी टेलिंग शुरू की और आखिर में रिटन स्टोरी टेलिंग शुरू की। तो जो ओरल स्टोरी टेलिंग थी वो तो यूँ समझिए कि हमारा पहला प्राइमरी मीडियम था। उसके बाद जब हमने फॉर्मली कहानियाँ सुनाने की कोशिश की तो हम ड्रामे पे चले गए। यानी यूनान के जो ड्रामे थे वो सोफोक्लीज और बिल्कुल सोफोक्लीज और वो सब लोग, और फिर अरिस्टोटल की पोएटिक्स के बाद हम लोग शुरू करते हैं जो रिटन पोएट्री है, प्रोज़ है, और शायद सबसे जूनियर सिंफ जो फॉर्मल लिटरेचर की है वो नॉवल है, क्योंकि वो आपको आखिरी 3-4 सदियों में इवॉल्व होता हुआ नज़र आता है। फ्लॉबेयर से फ्रांस की अगर हम बात करें या उससे पहले गेंजी की कहानी, एक हमारे दोस्त हैं खुरम सुहेल, उन्होंने एक जापानी नावल को दुनिया का पहला नावल करार दिया। बिल्कुल, वो तो बहस हो सकती है, लेकिन मैं जूनियर की बजाय अगर मॉडर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूँ ना, सर मैं खुद भी नॉवलिस्ट हूँ ना, तो मुझे तकलीफ होती है सबसे मॉडर्न सिंफ। अच्छा, नहीं, ये बहुत दिलचस्प आपने बात की। और पोइटिक्स की अगर हम बात करें तो जो एक सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था यूनान के उस दौर में, तो बाकायदा इस बात पे बहस होती थी इन्हीं जो फ़िलासफ़ा थे इनके दरमियान के अदब का, आर्ट का, ड्रामे का, ट्रेजिडी का क्या रोल होना चाहिए। और पॉलिटिक्स में तो बात यही की गई है ना कि रियासत में शायरों का या ड्रामा काम होना चाहिए। बेसिकली तो अरिस्टोटल जो है वो फ़िलासफ़र, अरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस तीनों को, और ये तो एक बहस है कि सुकरात क्या हकीकत में वजूद भी रखता है या अफलातून का तख्लीक करदा किरदार है। मेरे ख्याल में ये तीनों प्राइमरीली पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। और क्योंकि उस ज़माने में आपके जो, और अब ये होना चाहिए, फील्ड्स ऑफ स्टडी बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते थे, तो हमने उनके सियासी अफकार को फ़लसफ़ा भी समझा, फ़लसफ़ा भी वो दे रहे थे। और उसके साथ साथ जो अरिस्टोटल की पोएटिक्स है, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस की किताब है, कम लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मैं इस पर एक चीज़ ऐड करूँगा, फिर वापस टॉपिक की तरफ चलेंगे कि ये नहीं, ये क्लासिकी अगर हम फ़लसफ़े की बात करें या हेलेनिस्टिक एज जिसको हम बोलते हैं, बाद में रेनेसां के बाद या उससे थोड़ा पहले भी यूरोप में जो फ़लसफ़ा क्रिएट हुआ, कार्टेशियन प्रोजेक्ट अगर हम उसको कहें, वो पॉलिटिक्स ही थी। रियासत, समाज, फैमिली, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन क्लर्जी, उनका इंडिविजुअल के साथ क्या ताल्लुक होगा, इसी पे बात हुई। वो कांट की फिनोमिनोलॉजी हो या आज तक आप आ जाएं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म तक। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मगरिब में अगर हम सिनेमा की बात करते हैं और थिएटर की बात करते हैं, तो उसमें ये तमाम मबाहिस, पॉलिटिक्स और फ़लसफ़ा, ये सब आए। और आप मौजूदा वेस्टर्न अगर सिनेमा की बात करें, वहाँ पर आप पढ़ाते हैं, तो क्या आप उनको ये बताते हैं, क्योंकि एक चीज़ मैं आपके तारुफ में, जैसे आपने कहा ना कि आपने डॉक्टरेट अमेरिका से की हुई है मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर, लेकिन आप सिर्फ वो डॉक्टर नहीं हैं PhD वाले, आप एक और डॉक्टर भी हैं, और वो है स्क्रिप्ट डॉक्टर, जो बेसिकली स्क्रिप्ट को दुरुस्त करते हैं। ठीक है, तो आप क्या, जब बच्चों को, लोगों को, तलबा को पढ़ा रहे होते हैं और
इलाज कर रहे होते हैं किसी स्क्रिप्ट का, तो इन बातों को मलूज़ खातिर रखते हैं आप कि इतना फ़लसफ़ा, इतना अदब का पर्सपेक्टिव, इतना सियासत का पर्सपेक्टिव, तभी कोई स्क्रिप्ट जो है वो रेलेवेंट होगा अपने? नहीं, वो साइंसी फार्मूलाज नहीं है, परसेंटेजेस नहीं है, टेंजिबल आउटकम्स नहीं है। आप ये हमेशा सब्जेक्टिव रहेगी। क्रिएटिव राइटिंग हमेशा एक मारूजी इल्म है और वो इंसान की परसेप्शन पे ही रहेगी डिपेंडेंट। उसके कोई ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड नहीं हो सकते। लेकिन अब ये हुआ है कि वक्त के साथ साथ हमने पैटर्न्स डेवलप किए हैं, ट्रेंड्स डेवलप किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं लोगों को पढ़ाता हूँ कि फ़िल्म क्या होती है, फिल्म थ्योरी के अंदर जब पर्सपेक्टिव राइटर्स यूँ समझ लीजिए उनको जब बता रहे होते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि फ़िल्म का मैक्रो जॉनरा क्या है, माइक्रो जॉनरा क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। यानी एक फ़िल्म कब क्राइम फिल्म होती है, कब वो स्लाइस ऑफ लाइफ बन जाती है, कब वो ड्रामा फिल्म बन जाती है, कब वो रोम कॉम में चली जाती है, और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी अगर एक फ़िल्म में हीरोज़ जर्नी है, जो एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसके 13 स्टेप्स हैं, एपिक है अगर कोई, हाँ, होमर से या महाभारत से, इनसे जो, या रामायण भी, ओडेसी बेसिकली। तो अब जैसे आपको मालूम होगा कि हमारे दौर का जो इस वक्त सबसे बड़ा डायरेक्टर जिसको मैं समझता हूँ, क्रिस्टोफर नोलन, उसकी आने वाली फिल्म का नाम ओडेसी है। तो उनकी आर्क, हीरोज़ जर्नी आर्क क्या होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये चीज़ें हम बताते हैं क्योंकि ये तो रिकग्नाइज्ड हो गई हैं फिल्म आर्ट में। लेकिन हम किसी स्क्रिप्ट का उस तरह इलाज नहीं कर रहे होते हैं। हम सिर्फ ये कर रहे होते हैं कि देखिए एक स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है, उसके कुछ तरीके हैं, उससे उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि क्रिएटिव जो है वो हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिव जीन होता है, हर इंसान एक स्टोरी टेलर होता है। सिर्फ उसको हम लोग ये बता सकते हैं कि वो अपनी स्टोरी को किस तरह बेहतर अंदाज में सुना सकता है। जो लफ्ज़ अंदाज़ है ना, ये हमारा फोकस है। हम उसके फॉर्म पे बात कर सकते हैं, सब्सटेंस पे नहीं। मैं अगर डाइसेक्ट करूं स्क्रिप्ट को, बिल्कुल, तो कंटेंट की आप बात नहीं करते। जो मैं ये कह रहा था कि उसमें फ़लसफ़ा, अदब, आप ये कहते हैं कि नहीं, कंटेंट आपका है। हम आपको स्किल वाइज बताएंगे। नहीं, हम देखिए, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो इसकी आपको केस स्टडी से समझा, मैं कहने वाला था, एक तो कोई मिसाल है डेंजरस मेथड, जिसमें मैं बतौर स्क्रिप्ट डॉक्टर मैंने काम भी किया। डेंजरस मेथड जो है वो बताती है फ्रॉइड और डी जुंग की राइवलरी के बारे में, जो दो अपने ज़माने के सबसे बड़े नफ्सियातदान थे। अब मेरी स्पेशलिटी साइकोलॉजी नहीं है, मैंने उस फिल्म में साइकोलॉजी को ठीक नहीं करना है, मैंने उस फिल्म की सीक्वेंसिंग इस तरह करनी है कि जो दो किरदार खड़े हो रहे हैं उनकी आर्क्स डिफाइन हो, उनमें जो प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट हैं वो क्लियरली पहचाने जा सके, उनको इम्प्रूव किया जा सके। यहाँ पे मैं आता हूँ। एक फ़िल्म है, स्पोर्ट्स फिल्म है, ग्रेटेस्ट गेम एवर प्लेड, जो 1920 के अंदर एक अमेरिकी एमेचर गोल्फर ने एक बरतानिया के कई दफ़ा के चैम्पियन हैरी वार्डन को शिकस्त दी थी। हैरी वार्डन गोल्फ की दुनिया का एक लेजेंड था, और एक ऐसे आदमी ने जो कैडी था उसने उसे हराया था। अब आम तौर पे स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों का एक तयशुदा फार्मूला है कि आप एक प्रोटैगनिस्ट बनाते हैं जो एक अंडरडॉग होता है, उसके सामने एक आप एस्टैब्लिश्ड खिलाड़ी खड़ा करते हैं जो कि एक बहुत बड़ा चैम्पियन होता है, और फिर आप अनलाइकली ऑड्स में एक अपसेट दिखाते हैं। लेकिन उस फिल्म में ये मुमकिन नहीं था क्योंकि हैरी वार्डन का जो गोल्फ की कम्युनिटी, जो कि इंटेंडेड ऑडियंस है फिल्म की, उसके सामने जो इम्प्रेशन है वो बहुत खूबसूरत है। तो हमने दो को प्रोटैगनिस्ट बनाए, यानी दोनों जो खिलाड़ी आपस में खेल रहे थे वो दोनों प्रोटैगनिस्ट थे, और गोल्फ की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो एक तरह से यूँ समझिए कि एलिटिस्ट है, उसका जो एलिटिस्ट बिहेवियर है उसको हमने एंटैगनिस्ट बना लिया। तो इस तरह उस फिल्म को फ़ायदा ये हुआ कि ना सिर्फ एक आदमी की लेगेसी टार्निश नहीं हुई, बल्कि उसने एक बड़ा ब्रॉड मैसेज कैरी किया, क्योंकि गोल्फ बतौर खेल के नुमाइंदा समझी जाती है एलीट क्लास की। आज भी हम जब बात करते हैं एक अपने मुल्क की या किसी भी मुल्क में अमीर लोगों के बारे में, तो गोल्फ कोर्स बतौर एक ट्रूपे के यूज़ होता है। पाकिस्तान में तो गोल्फ कोर्स, सर आपको पता है, फिर एलीट की पाकिस्तान में गोल्फ कोर्स एक खास इदारे की नुमाइंदगी भी करता है। वो फिल्म भी उसी इदारे की नुमाइंदगी करती है, पाकिस्तानी फिल्म, उस पर बात करेंगे। लेकिन जी, तो वो अब जो खेल था उस वजह से उस फिल्म में बहुत से सब्लिमिनल मीनिंग्स आ गए। अब ये मेरे जैसे आदमी का कंट्रीब्यूशन होगा जो ये स्टडी कर रहा होगा कि ये फिल्म सब्लिमिनली इस इशू को एड्रेस कर सकती है, इसमें ये पोटेंशियल है। जिस आदमी ने उसे क्रिएट किया था वो उसका सिर्फ एक यूँ समझिए कि ट्रिब्यूट था एक गोल्फ के चैम्पियन के नाम,
लेकिन हम लोगों ने उसके अंदर ये थीम्स इनकॉर्पोरेट किए, उसके प्रोटैगनिस्ट को बदला, उसके अंदर ये चीज़ें लेके आए। तो ये बेसिकली स्क्रिप्ट डॉक्टर का काम है। अच्छा, स्क्रिप्ट जब आपके पास आता है तो उसकी जो फॉर्म होती है वो किस तरह की होती है? उसमें डायलॉग्स भी लिखे हुए होते हैं? जी 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 बिल्कुल। तो आप डायलॉग्स को भी चेंज ये डिपेंड करता है। बाज़ प्रोजेक्ट्स में हमें बहुत इनिशियल स्टेज पे एंगेज किया जाता है, जिसे स्टोरी लाइन स्टेज कहते हैं। वहाँ हम लोगों को ये भी देखना होता है कि बुनियादी जो स्ट्रक्चर है हम वहीं से एज ए एडवाइज़र आ जाते हैं, हम वहीं से आइडियाज़ पिच इन कर रहे होते हैं। बाज़ प्रोजेक्ट्स में पूरा स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद, जिसमें स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और आपके कैरेक्टर स्केचेस सब कुछ कंप्लीट होने के बाद हमें एंगेज किया जाता है। तो जो आपका डिग्री ऑफ इनपुट है वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे आप एंगेज हो। अगर मैं फॉर्मेटिव स्टेज पे हूँ तो हो सकता है कि मैं बहुत बुनियादी किस्म की तब्दीलियाँ करूँ। अगर मैं एक फुली डेवलप्ड स्क्रिप्ट के अंदर आया हूँ तो हो सकता है मैं उसमें बहुत ही सानवी किस्म की तब्दीलियाँ करूँ, क्योंकि उसमें बुनियादी मेहनत हो चुकी है, अब उसका बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता। तो ये वेरिएबल है, इसका कोई एक फ़िक्स फार्मूला नहीं है। मगरिब के अंदर अब ये हुआ है कि ये इदारा यानी स्क्रिप्ट डॉक्टर का जो रोल है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। तो इस वजह से हर प्रोडक्शन हाउस को ये मालूम है। लेकिन हमारे मुल्कों में जैसे पाकिस्तान है, इसमें क्योंकि ये एक आइडेंटिफाइड पोजीशन अभी नहीं है, तो यहाँ फिर आपको बहुत वेरिएबल। मैं पाकिस्तान में कम काम करता हूँ। पाकिस्तान में जो स्क्रिप्ट है वो व्हाट्सएप के थ्रू आता है, तो इसलिए यह बन नहीं सकता। उस मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाना चाहता हूँ। पाकिस्तान में असल में स्क्रिप्ट का लफ्ज़ एक सियासी मानों में अजीब सी हैसियत इख्तियार कर गया है। नहीं, लेकिन इस पे ये जो आप बात कर रहे हैं ना, सॉरी मैं कथा कलामी कर रहा हूँ, अगर आप कोई अहम बात कर रहे हैं तो कंप्लीट नहीं, नहीं, मैं बात मुकम्मल कर सकता हूँ। अच्छा, मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था, क्योंकि ये आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत टेक्निकल भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हमारे लिए, बल्कि जो भी सुन रहा होगा उसके लिए इसमें सीखने का बहुत सारा मवाद मौजूद है। जब आप स्क्रिप्ट को रेक्टिफाई, ठीक, इम्प्रूव, जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपके मतम नज़र क्या होता है कि ये कमर्शियल सक्सेसफुल हो जाएगी, या जो फिल्म का जो एक एक्सप्रेशन है, जो एक सेंटर है, जो एक फोकस है, वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कम्युनिकेट हो जाएगा, या दोनों बातें आपके पेश नज़र? असल में ये मैंडेट होता है जो हमें प्रोड्यूसर या डायरेक्टर देता है। वेस्ट में बहुत सी ऐसी फिल्में होती हैं जो पैरेलल सिनेमा की फिल्में होती हैं। मैं अभी उसमें बात करना चाहता हूँ। तो जो बनाई जाती हैं फेस्टिवल ऑडियंसेस के लिए, या जिनका मकसद किसी एजेंडा को प्रोपेगेट करना होता है, तो उसमें उस एजेंडा की स्ट्रेंथ को एनहांस करना हम लोगों का प्राइमरी काम होता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यानी हमारे पास जो प्रोडक्शन हाउसेस से काम आता है वो कमर्शियल स्ट्रेंथ के ऊपर बेस करता है। तो उनका एम ये होता है कि ये जो फिल्म है ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस का इंटरेस्ट होल्ड रखे, तो फिर अच्छा, वो मैंडेट वो होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक उस सफ़र की बात करना चाहूँगा। हम 2025 में बैठे हैं। सिनेमा से हम सब लोग इश्क करते हैं। कौन होगा जो विजुअल स्टोरी टेलिंग के सरूर में, खुमार में, जादू में डूबा हुआ नहीं होता? इंसान की शायद नफ्सियात भी है कि उसको कहानी सुनना, वो हम कहानी देखना। कल हम मिले थे तो आप बात कर रहे थे हुरैरी का, युवाल हरैरी का आप हवाला दे रहे थे कि इंसान बच इसलिए गया कि उसको कहानी कहना आता था। इंसान दूसरी मखलूक़ात से मुमय्यज़ इसलिए है क्योंकि वो कहानी कहना जानता है, नन्था दल के मुकाबले में जो वो। अच्छा, तो इतनी खूबसूरती में अगर हम बात करें और 2025 तक आते आते तो सिनेमा बहुत बदल गया है। टेक्नोलॉजी ने, कैमरे ने, और कैमरा जिस क्लैरिटी के साथ चीज़ों को अब एक्सप्रेस करने लग गया है, स्क्रिप्ट की, डायलॉग्स की, शायद परफॉर्मेंस की भी, अब आपको मार्लन ब्रांडो जैसे एक्टर्स नहीं दिखाई देते। उनकी वो सेकेंडरी हो गए हैं। और कमाल ये आ गया है कि स्क्रीन प्ले, सिनेमा फोटोग्राफी वो कहीं आगे आती जा रही है। ये कंसर्न है, ये कुछ सवाल है या? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, होता ही है कि हम ये कहते हैं कि जो विजुअल स्टोरी टेलिंग की नेचर है वो वही है। वो एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में जो 7 कहानियाँ बताई थी वो आज भी वही हैं, सिर्फ उसका कैरेक्टर बदल गया, उसको सुनाने का तरीका बदल गया। जब हम फिल्म पढ़ाना शुरू करते हैं, फिल्म की हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करते हैं, तो हम लोग ये बताते हैं कि फ़िल्म थिएटर से निकली। थिएटर के अंदर आपको एक सामने 2 डायमेंशन में एक्टर्स एक्ट करते हुए नज़र आते हैं। आप एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, आप एक ख़ास जगह पे बैठे हुए हैं। थिएटर में जो चीज़ आपको दिखाई जानी है उसको फोकस करने के लिए एक्टिंग का सहारा लेना पड़ता है। यानी एक स्टेज है आपके सामने, मैं आपकी आंखें कंट्रोल नहीं कर सकता व्यूअर्स की कि आप उस स्टेज में कौन सी चीज़ देखेंगे। वो एक्टर को देखेंगे,
आप दूसरी उसको देख रहे होंगे, तो एक वक्त में उस स्टेज पे हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ नहीं कर सकते। सिनेमा में फ़ायदा ये है कि वही थिएटर की स्टोरी टेलिंग में मेरे पास एक टूल आ गया है जिसे कैमरा कहते हैं। उस कैमरे से अब मैं आपकी आंखों को कंट्रोल करता हूँ, आपको अपनी मर्ज़ी की चीज़ दिखाता हूँ। इसी को हम सिनेमेटोग्राफी कहते हैं। तो जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं, हम कहते हैं कि दो फिल्में हैं जिनको हम वर्ल्ड चेंजिंग फिल्म्स कहते हैं। एक है सिटीज़न केन और एक है कासाब्लांका, जो एक दूसरे के आगे पीछे आएंगे। सिटीज़न केन 1941 की है, कासाब्लांका 1942 की है। तो लोग पूछते हैं इनमें ऐसी क्या चीज़ है, तो उसमें जो हम चीज़ उन्हें बताते हैं, जो रेवोल्यूशन है फिल्म मेकिंग में, वो ये था कि सिटीज़न केन वो पहली फिल्म थी जिसके अंदर आपने ग्रे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करा। यानी उससे पहले होता था कि सीधी सीधी कहानी थी, आप जो है वो कैमरा एक ख़ास एंगल पे लगाते थे, एक आप मास्टर शॉट लेते थे, फिर एक मिडवे लेते थे, आप जो कैमरा है वो उसी सतह पे रखते थे विजुअली जिस पे कैरेक्टर्स हैं, और उसको फोकस करते थे, फिर उसको पुल आउट करते थे और ये कहानी सुना के, क्योंकि थिएटर को कैमरा में फिल्म बंद किया जा रहा था और कुछ भी नहीं हो रहा था, फिल्में बनती भी सेट के ऊपर थी। सिटीज़न केन वो पहली फिल्म थी जिसमें उस आदमी ने कहा कि जो सिटीज़न केन का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो ऑर्सन वेलेस का किरदार था, उसका कद छोटा है लेकिन उसको दिखाना बड़ा है। तो उसने क्या किया, उसने कैमरे में लो एंगल इस्तेमाल किया, और वो लो एंगल जो था उससे उसने विजुअली एनहांस किया कैरेक्टर की प्रोफाइल को। और फिर कासाब्लांका वो वाहिद फिल्म है, पहली फिल्म थी जिसमें नॉन लीनियर नैरेटिव आया, यानी वो जो इंसिडेंट है वो पहले दिखाया गया, उसके फ्लैशबैक्स बाद में आए। उससे पहले सिर्फ लीनियर स्टोरी टेलिंग होती थी, जो आपने पढ़ी होगी बचपन में। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह था, उसके दौर में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। सिंपल नैरेटिव हम इसको बोलते हैं, जैसे नॉवल में भी एक्सपेरिमेंट हुआ, लीनियर स्टोरी टेलिंग, आज़ाद तलाज़ में ख्याल जैसे आप कहते हैं। इसमें एक पॉइंट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो हम कहते हैं ना कि जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे ऑर्सन वेलेस ने लो एंगल शॉट यूज़ किए, तो ये अब उसकी इजाद नहीं है, ये इजाद की थी गोएबल्स ने हिटलर को दिखाने के लिए। दुनिया में सिनेमा में सबसे बेहतरीन फिल्में थर्ड राइख की प्रोपेगेंडा फिल्में थी, जो सिनेमैटिक टेक्निक का आज भी शाहकार मानी जाती हैं। तो ऑर्सन वेलेस ने उन टेक्निक्स को पहली दफ़ा कमर्शियल सिनेमा में इंट्रोड्यूस किया। तो ये उसका एक वो था। तो जो मैं बात जहाँ से हमने शुरू की थी कि नेचर वही है, कहानी वही रही, यानी कहानी तो नहीं बदली, सिर्फ नॉन लीनियर हमने सुनाना शुरू कर दी। हम प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट के बजाय ग्रे कैरेक्टर्स पे चले गए, हम ह्यूमन एलिमेंट लाने लगे, हमने फिल्म को ओपन एंडेड छोड़ना शुरू किया। उससे पहले हम जो है ना वो जो कहानी सुनाते हुए बचपन में आपके साथ फिर क्या हुआ, और आखिर में हमने सबको हंसी खुशी रहने लगे पे ख़त्म करना था, हमने उससे पहले ख़त्म करना शुरू किया। लेकिन कहानी तो वही रही, कैरेक्टर बदलता गया, नेचर नहीं बदली। आज भी जो आप बात करें, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्या टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा इनकलाब आ गया है मसनूई जहानत से कि अब फिल्म की या स्टोरी टेलिंग की नेचर बदल जाएगी। मैं उस मकतबा फ़िक्र से हूँ जो कहता है कि नेचर नहीं बदलेगी, कहानी वही रहेगी, हाँ कैरेक्टर बदल सकते हैं। अच्छा, मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, चलें आपने एक पर्सपेक्टिव बड़े भरपूर तरीके से बयान किया, मैं ये कहूँगा कि मुझे उसे एग्री करना पड़ेगा, लेकिन मैं जिस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था वो ये थी कि आपने कहा ना प्रोपेगेंडा फिल्म बनी थी। मेरे नज़दीक तो ऐसा है कि फ़िल्म अच्छी और बुरी नहीं होती है, प्रोपेगेंडा ही होती है, वो कमर्शियल हो, मेन स्ट्रीम हो, या इस पर हम बहस करेंगे अगर आप इजाज़त देंगे। मैं कहना ये चाह रहा था कि इंडिपेंडेंट सिनेमा अभी की रिसेंट टाइम्स में आया। थिएटर की आप बात कर रहे थे, तो एक थिएटर वो भी था जो शेक्सपियर का थिएटर किसी सेंटर के अंदर हो रहा था, लेकिन वेटिंग फॉर द गॉडेड टाइप चीज़ जो है, स्क्रिप्ट्स जो है वो लिखे जा रहे थे, स्ट्रीट थिएटर भी हो रहे थे, जो बहुत ही पॉलिटिकल अमल था। सिनेमा के साथ हुआ ये कि इसमें एक पैराफिनीलिया इन्वॉल्व होता है, हुआ, और मेन स्ट्रीम सिनेमा का तो आपको पता है कि एक टीम वर्क है। जब तक आप एक कोलैबोरेशन में काम नहीं करते हैं, एक इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं करते हैं, ना आप इतने कामयाब हो सकते हैं। तो वो जो एक स्टोरी टेलिंग का तरीका था, वो रियासत के साथ, रियासत के नैरेटिव के साथ, अपने दौर के मुरव्वजा सियासी बयानियों के साथ सिंक्ड होता था। तो उसके अगेंस्ट भी हमने देखा, अगर एक फ़र्ज़ किया हम बात करें कि किसी रियासती जबर को चैलेंज करने के लिए थिएटर, फिल्म, ड्रामा लिखा गया, बना, बहुत सारे नाम ज़हन में आते हैं। लेकिन अब चूँकि टेक्निक इतनी हावी हो गई है और मेन स्ट्रीम सिनेमा का जो ग्रिप है, जिसके अंदर पूरी लिबरल इकोनॉमी इन्वॉल्व है, लिबरल ऑर्डर इन्वॉल्व है, तो
ये जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं इन पर ज़्यादा फोकस करने के बाद होता ये है कि जो सिनेमा का असल काम है, समाज को तब्दील करना, किसी जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, माइंडसेट तब्दील करना, वो पेट्रियार्की के अगेंस्ट हो, ग़ुलामी के इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट हो, किसी भी किस्म का रियासती जबर हो पाकिस्तान जैसे समाज के अंदर, तो वो नहीं है, बल्कि हमें एंटरटेनमेंट और स्किल की एक ऐसी गठबंधन नज़र आता है कि ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है। भले आप जितना भी अच्छा कर लें स्क्रिप्ट, जितनी भी अच्छी कर लें टेक्निक, जो वॉइस है ऑफ द वॉइसलेस की, आपको लगता है कि सिनेमा में मेन स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुनासिब तरीके से हो रही है, या अभी बहुत कुछ करना होगा? असल में सिनेमा जो है वो बाकी स्टोरी टेलिंग मीडियम से इस तरह डिफरेंट है कि सिनेमा एक कमर्शियल थ्रेशोल्ड रखता है। मैं बग़ैर पैसों के नावल लिख सकता हूँ, मैं बग़ैर पैसों के थिएटर भी बना सकता हूँ, मैं बग़ैर पैसों के शायरी लिख सकता हूँ। वो शायरी आग भी लगा सकती है, वो शायरी इनकलाब भी ला सकती है। बग़ैर पैसों के मैं फ़िल्म नहीं बना सकता। फ़िल्म का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़िल्म एक थ्रेशोल्ड मीडियम है जिसमें जाने के लिए आपको एक अमाउंट चाहिए। अच्छा, उस अमाउंट के बाद उससे एक सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क भी एसोसिएटेड है कि अगर आप रेजोनेट नहीं करेंगे। देखें, आर्ट और मुआशरे का एक रिश्ता होता है। पहला ये कि आर्ट मुआशरे को लीड करता है, यानी आर्ट एक तस्वर लेके आता है, मुआशरा उस आर्ट से मुतासिर होकर कन्विंस हो जाता है। एक रिलेशनशिप है जिसमें आर्ट मुआशरे से लैग करता है, यानी मुआशरे में एक रुझान नफ्सियाती, समाजी, सियासी पाया जाता है और आर्ट उसको फॉलो करता है। इस वजह से आर्ट मकबूल हो जाता है। जो पॉपुलर फिक्शन होता है, फॉर एग्जांपल जो डाइजेस्ट में कहानियाँ छपती हैं, या जो जासूसी नावल हम बचपन में पढ़ते थे, वो लैगिंग रिलेशनशिप में थे। वो मुआशरे में एक ज़रूरत है हमारी, एक एस्केपिज़म है, उसको पूरा करती है। लेकिन वो जो प्रोग्रेसिव लिटरेचर है वो लीड कर रहा होता है मुआशरे को, वो मुआशरे की ज़रूरियात में नहीं ढलता। बदकिस्मती से सिनेमा और मेन स्ट्रीम सिनेमा ज़्यादातर वक्त में मुआशरे को लैग करता है, क्योंकि वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो जाती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़िल्म एक शोर शॉट हिट हो, तो उसका सबसे आसान फार्मूला यही है कि मुआशरे में जो रुझानात मौजूद हैं, जो अदाकार पसंद किए जाते हैं, उनको हीरो हीरोइन कास्ट कर लें। जो कहानियाँ पसंद की जाती हैं उसी तरह की कहानी सुना दें। रिस्क फिर भी रहेगा, यानी सलमान खान की फ़िल्म भी फ्लॉप हो जाती है, लेकिन वो रिस्क कम हो जाएगा। तो एक प्रोड्यूसर सिनेमा बनाते हुए एक कमर्शियल एंगल लाता है। अनफॉर्चुनेटली सिनेमा आर्ट की जितनी भी फॉर्म्स हैं उनमें सिनेमा सबसे ज़्यादा कमर्शियल एंगल रखता है। ये कहने के बावजूद मैं आपको ये बताऊं कि टेक्नोलॉजी का जो असर आ रहा है सिनेमा में, वो अब एक इक्वलाइज़र का है। अब एक बच्चे के लिए, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले फ़िल्म के स्टूडेंट के लिए ये मुमकिन है कि वो एक फ़ोन के कैमरे पे एक फ़िल्म शूट कर सकता है और वो फ़िल्म वो दुनिया भर में भेज सकता है। उसकी फ़िल्म की नुमाइश हो सकती है। वो कुछ भी ना करे तो वो उस फिल्म को डिजिटल मीडियम्स पे, यूट्यूब पे वायरल कर सकता है। देखिए, फ़िल्म जो लफ्ज़ है वो मेरे ख़्याल में किसी भी किस्म की विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए यूज़ हो सकता है। तो हमने तो देखा कि एक लड़की जो है वो एक कैमरा पकड़ के एक तफरीही मकाम पे कहती है कि ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, यहाँ पार्टी हो रही है, और वो करोड़ों लोगों तक पहुँच जाती है। उसके पास तो रिसोर्सेज नहीं हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है और जो डिजिटल मीडियम्स है, मेरे ख्याल में ये इक्वलाइज़र बने। जो आपकी शिकायत है वो बिल्कुल ठीक है। मैं अगर जान की अमान पाऊँ तो आपसे इख्तलाफ कर लूँ? नहीं, आप जान की अमान आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इख्तलाफ आप करें। इस पॉडकास्ट के बाद हम जो है ना वो अपना मलाखड़ा लड़ेंगे, लेकिन आप इख्तलाफ ज़रूर। मैं इख्तलाफ करूँगा, मतलब 10 बस्ता हो कमर बस्ता। इख्तलाफ यही है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसमें ये चीज़ें अगर वो हिट हो रही है ना, तो ये एल्गोरिदम्स हिट करवा रहे हैं, और एल्गोरिदम का काम है माइंडलेस चीज़ को हिट करवाना। पार्टी हो रही है, माइंडलेस चीज़ है, और वो करोड़ों लोगों तक पहुंचाना एल्गोरिदम के ज़रिए से पहुंचाया जा रहा है। और ये माइट भी कुछ लोगों को ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगे, लेकिन अगर आपने सलमान खान की बात की, हम इंडियन सिनेमा पे आ जाए। अभी पाकिस्तानी पर आएंगे। पाकिस्तान में सिनेमा है नहीं है, लेकिन बाहर आएंगे जो भी है पाकिस्तान में। इंडियन या बॉलीवुड कहें उसको, वो पसंद नहीं करते कि बॉलीवुड कहा जाए हमें। तो भारतीय जो सिनेमा है वो लिबरल ऑर्डर के प्रवेश से पहले हिंदुस्तान में, जब खिड़की तोड़ के, दरवाज़ा तोड़ के कैपिटल घुसा इंडिया में 90s में, उससे पहले मुख्तलिफ था। जितनी भी जाहिलाना फिल्में बन रही थी वहाँ पर अमिताभ बच्चन साहब कुल ही बना रहे थे।
साहब हमारा तारू ज़रा लंबा है। तो वो जो फिल्म बना रहे थे वो कुली के हक में, मजदूर के हक में थी। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, वो जितनी भी सुपरफिशियल हो, जितनी भी प्रोपेगेंडा हो। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे करण जौहर ने टेक ओवर किया। और ये जो आदित्य चोपड़ा साहब हैं, इनके वालिद का नाम क्या था? यश चोपड़ा साहब, ठीक है ना। बड़ा सिनेमा सिलसिला देखा है ख्वाब, तो ये सिलसिले हुए। वो फिल्म इन लोगों ने लिबरल ऑर्डर को जिस तरीके से संभाला, ये भी सुनने में आया। अभी मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, एक डॉक्यूमेंट्री में आदित्य साहब खुद फरमा रहे थे कि जब बात हो रही थी ट्रांसफॉर्मेशन की इंडियन सिनेमा को, तो अमेरिकन ये बोल रहे थे कि हम बनाते हैं या हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम खुद करेंगे। और तो जो लोग ये सामने, और बल्कि इनके खिलाफ एक मूवमेंट भी चली, मणि रत्नम और राम गोपाल वर्मा और 2-4 डायरेक्टर्स ने मिलकर कहा कि हम ये नहीं होने देंगे, कॉरपोरेट सिनेमा नहीं बनने देंगे। लेकिन वो बना, तो एक तब्दीली आई और एक ऐसा सिनेमा आया जिसमें मतलब फक्कड़पने की इंतहा हुई। रिलेशनशिप को जिस तरीके से पेश किया गया वो बहुत ही कॉर्पोरेट थे। कास्ट ब्लाइंड, क्लास ब्लाइंड सिनेमा जो जानबूझ के लोगों को अपॉलिटिकल कर रहा है रिगार्डिंग जो एक सर्टन इश्यूज हैं गुर्बत के हवाले से। एक ख़ास किस्म का क्या उसको कहना चाहिए, जहरीला नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म, जो एक पोलराइजेशन है, उसके ऊपर एक साध इस सिनेमा के थ्रू हो रहा है। तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, हम देख रहे हैं ये वही सिनेमा है जिसका जो पैसे से डिटर्मिन हो रहा है। तो अगर हम ये कहें कि सोसाइटी के ऊपर उसका असर नेचुरल है, या जिसको आजकल की ज़बान में वो बोलते हैं ना ग्रोथ को ऑर्गेनिक नहीं है, क्या ख्याल है आपका? ये देखें, इसको देखने के अगेन 2 ज़ाविये हैं, और मैं आपके ज़ाविये से इत्तफाक भी करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 2 फैक्टर्स हैं। पहला वो है जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि एक लिबरल ऑर्डर है और सिनेमा उसे प्रिजर्व करना चाहता है। ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं है। जो कॉन्शियस एफर्ट है सिनेमा की, वो ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। तो सोसाइटी के अंदर जो मौजूद ट्रेंड्स हैं, होता ये है कि सिनेमा उनको फिर मैग्नीफाई करता है। यानी ये जो हिंदू नेशनलिज्म है, ये इंडिया की सोसाइटी में मौजूद एक जेन्युइन पॉलिटिकल ट्रेंड है। हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं सिनेमा में, क्योंकि हम उसे एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल शुरू होता है। यानी मैं हिंदू नेशनलिज्म सिनेमा में दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी फिल्म हिट हो, और मेरी फिल्म की वजह से हिंदू नेशनलिज्म मज़ीद ग्रो कर रहा है। दोनों ने एक दूसरे को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अभी इंडिया के अंदर एक हिस्टोरिकल रिविजन का ट्रेंड है। यानी 70 की दिहाई में या 80 की दिहाई में जो फिल्म बन रही थी वो थी अमर अकबर एंथनी, जिसके अंदर आपको 3 जो बड़े मज़ाहिब थे इंडिया के उस वक्त, मसीही, हिंदू और मुसलमान, वो एक बेड पे अपनी माँ को खून देते हुए नज़र आते हैं। तो वो भी कमर्शियल फिल्म। यानी देसाई साहब जो थे वो तो मसाला एंटरटेनर बनाते थे, लेकिन वो फिल्म एम कर रही थी किस चीज़ के ऊपर? इंटर रिलीजियस हारमनी दिखाने में। राजेश खन्ना जब बावर्ची बनाते हैं ऋषिकेश मुखर्जी से, तो वो आर्टिस्टिकली एक खूबसूरत फिल्म है, फिल्म के तमाम पैरामीटर्स पूरे करती है। साथ साथ वो एक प्रोपेगेंडा करती है क्या, कि आपको घर में मिलजुल के रहना चाहिए। और वो जो सिंबलिज्म है वो स्टेट का है, कि स्टेट ये चाहती है कि तमाम लोग अपने इख्तलाफ के बावजूद मिलजुल के रहें। अब वही स्टेट जब ये चाहती है कि लोग एक एथनो सुपरमेसिस्ट एजेंडा को फॉलो करें, तो फिल्म उसको फॉलो कर रही है। फिल्म पे स्टेट का प्रेशर है। वो कोई अभी रिसेंटली श्याम बेनेगल की डेथ हुई है। श्याम बेनेगल ने सारी ज़िंदगी इश्तराकियत पर मबनी फिल्में बनाई हैं, लेकिन वो किससे पैसे लेके बनाई हैं? गवर्नमेंट से पैसे लेके। लेकिन 98 के बाद उसका एक दूसरा रुख शुरू होता है, जब हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना छोड़ दिया, तो उसकी फिल्मों से भी इश्तराकियत गायब हो गई। तो आप अगर श्याम बेनेगल का सिनेमैटिक जर्नी देखेंगे तो वो 2 डिस्टिंक्ट हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। वो जिन्होंने डिसीव तो मेरा कहना यह है कि जो आपकी बात है वो ठीक है, लेकिन उसको देखने का उस तस्वीर को मुकम्मल करने का एक ज़ाविया ये भी है कि सिनेमा एक कमर्शियल मीडियम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, उसको अखलाकियात से गर्ज नहीं है। तो अगर उसको किसी वक्त में पुश उस तरफ किया जाएगा, यानी एक गवर्नमेंट चाहती है कि वो सिनेमा को एज अ पॉजिटिव टूल यूज़ करे, तो वो भी होगा। अब आप देख रहे हैं ना, हॉलीवुड में एक मूवमेंट चल रही है कि आपको रेशियल इनजस्टिस को ठीक करना चाहिए, तो आपको क्वेंटिन टैरेंटिनो की मैग्निफिसेंट 7 नज़र आती है, जेंगो अनचेन्ड नज़र आती है, जो स्लेवरी के मौजू को बड़ा विविडली एड्रेस करती है। तो वो भी तो स्टेट का एक मसला है ना।
इसमें मैं एक छोटा सा इजाफा करना चाहता हूँ, उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, काफ़ी बात हो गई इस पर। जो आपने फरमाया ना कि ये दोनों के इंटरेस्ट जो है, मार्केट और सिनेमा के इंटरेस्ट जो हैं वो अलाइंड हो गए हैं, तो लेकिन इस पे जो वहाँ की एक दलित कम्युनिटी है जो बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है इस प्रोपेगेंडा सिनेमा को, उनका जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत ही रेलेवेंट है। वो लोग ये बोलते हैं कि आपने शाम बेनिंगाल की बात की, ये वो लोग थे जिन्होंने डिसीव किया पूरे कॉज को, नसीरुद्दीन शाह और ये वो शबाना आज़मी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रही थी कि हम वो मार्क्सिस्ट है। मतलब अगर शबाना आज़मी सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट है तो फिर विंबलडन देखने जहाज के फर्स्ट क्लास में लुई विटान का बैग रख के जाती है। ये तो जो अशराफिया है शुमाली हिंद की, जो मुस्लिम अशराफिया, उसका ये मसला रहा है, ये रोमांस रहा, चूँकि उन्होंने वहाँ पर वो एक रिवायती जो एक हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, जो एक मुस्लिम्स का बुनियाद परस्त, वो फंडामेंटलिस्ट तो बन नहीं सकते, तो वो सोशलिस्ट बन के अपनी आइडेंटिटी को, जो कि रिलीजियस नहीं है, कल्चरल है, ज़बान से जुड़ी हुई सकाफती आइडेंटिटी है, और वो फिर उनके पास मार्क्सिज्म ही बचता है, तो बहुत ही पैथेटिक है ये। लेकिन जो मैं दलित हलकों के क्रिटिसिज्म की बात कर रहा था, वो ये कहते हैं कि ये जो NSD है, या उस दौर में आपने गवर्नमेंट फंडिंग की बात की, कांग्रेस ने की ना, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने बना के दे दिया कि वहाँ पर कास्ट हिंदू ही जो है वो कास्ट के अगेंस्ट फिल्में बना रहा है। मतलब सारे एक उर्दू बोलने वाले, अंग्रेज़ी बोलने वाले अपर क्लास एलीट ग्रुप के लोग वो फिल्म बना रहे हैं अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, तो वो तो मानते नहीं। वो कहते हैं कि जब तक दलित के इशू के बारे में दलित नहीं बोलेगा, वो फिल्म नहीं बनाएगा, वो लिटरेचर, उसका लिटरेचर मेन स्ट्रीम नहीं होगा, हमें आपकी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। बेशक अरुंधति रॉय को आप अवार्ड दें, बड़ा नॉवलिस्ट बना दें, वो बैठ के बताए दलित राइट्स क्या होते हैं, लेकिन ये लिबरल इकोनॉमी का वो तराशा हुआ चेहरा है जो लेफ्ट को भी कवर करता है और राइट को भी कवर करता है। और जो आपने बात कही ना इंटरफेथ हार्मनी की, इंटरफेथ हार्मनी से बड़ा तो झूठ ही कोई नहीं बोला गया सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। जो जिस तरीके से इंटरफेथ हार्मनी की गोली दे के डिसाई साहब ने, या एक नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, छलिया मेरा नाम, तो ये कांग्रेस का इंटरफेथ हार्मनी का, जिसमें वंस अगेन कास्ट के इशू को, क्लास के इशू को इग्नोर किया जा रहा है, और इंटरफेथ हार्मनी की लुक दे के आप एक घर और नेशनलिज्म। फ़र्क सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी का नेशनलिज्म कांग्रेस के नेशनलिज्म के मुकाबले में हाइपर है, थोड़ा सा हाइपर। दोनों का बयान, वो फार राइट का, ये राइट का नेशनलिज्म है, वो फार राइट का नेशनलिज्म है। बीच में जो एक मंडल साहब की या जो नया गठबंधन बन रहा था कांग्रेस के अगेंस्ट, वो एक छोटा सा ईरा आता है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन इंडियन सिनेमा में हमें दिखाई देती है। बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ आए, पाकिस्तान में तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। माशाल्लाह से कहानी स्टार्ट हुई, और हमने देखा कि यहाँ की स्टोरी टेलिंग में भी जो है वो इब्न सफ़ी साहब, हमारे ग्रेट राइटर, ठीक है ना, वो जासूसी अदब क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें मतलब जिन लोगों ने पढ़ा है इमरान सीरीज़ को वो जानते हैं ख़ास किस्म की तरबियत हो रही है। और फिर ज़िया के माशाल्लाह में जो पेड राइटर्स हैं, अशफाक अहमद जैसे, मुमताज़ मुफ्ती जैसे राइटर्स जिन्होंने ड्रामे लिखे, उनका मकसद ही ये था कि पाकिस्तान में सिनेमा को, ड्रामे को, या किसी भी किस्म के विजुअल स्टोरी टेलिंग को अपोलिटिकल कर दो। बड़े पैसे खर्च हुए, और आज तक ये काम हो रहा है ISPR की तरफ से। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये ना सोसाइटी बीच में है, ना ही सिनेमा बीच में है, बल्कि एक थर्ड पार्टी है, ठीक है ना, जो कंट्रोल कर रही है उस पूरे नैरेटिव को, और नतीजा ये है कि पाकिस्तान में अच्छी फिल्म बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या ख्याल है आपका? मैं बहुत जज्बाती हो गया हूँ या? पाकिस्तान में जो आप बात कर रहे हैं ना, सिनेमा में अच्छी फिल्म ना बनने की जो वजूहात है, उसके मुख्तलिफ ज़ाविये हो सकते हैं। आप सिर्फ उसका पॉलिटिकल एंगल देख रहे हैं, उसके बहुत से टेक्निकल एंगल्स भी हैं। अब मैं आपको मतलब बताने की कोशिश करूँ, पाकिस्तान में सिनेमा दो तरह का, एक उर्दू है और एक पंजाबी है, तो मैं उसके मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात में, मिसाल के तौर पे आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि एक हुकूमत का एजेंडा है, हुकूमत को छोड़िए, ये कह लीजिए कि रियासत का एक एजेंडा है, जिसमें लफ्ज़ रियासत हम एक वसी मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सी क़ुव्वतों का ये एजेंडा है कि अपोलिटिकल कर दिया जाए डिस्कशन को। लेकिन आप ये भी तो याद रखिए कि सिनेमा एट द एंड ऑफ द डे, देखिए ये वो बहस है जो एक बुनियादी बहस है सिनेमा के बारे में, कि सिनेमा क्या एक पॉलिटिकल टूल है
यह सिनेमा बुनियादी तौर पे एक एंटरटेनमेंट का टूल है जिसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है। तो अगर आप दूसरी उसको सब्सक्राइब करते हो तो पाकिस्तान में सिनेमा के फेलियर की या अच्छी फिल्म ना बनने की बहुत सी टेक्निकल वजूहत हैं। मिसाल के तौर पे हमारा जो उर्दू सिनेमा था वो कमर्शियली तब तक वायबल था जब तक हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान का सर्किट अवेलेबल था। जैसे ही 71 के बाद आपका ईस्ट पाकिस्तान का सर्किट चला गया और वो सिनेमाज आपके उर्दू फिल्म के कट में से माइनस हो गए तो पंजाबी फिल्म कमर्शियली ज़्यादा वायबल हो गई। अब ये सिर्फ एक कमर्शियल फैक्ट है, इसका रियासत के पॉलिटिकल बयानिए से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हुआ ये कि आपके सिनेमाओं की अक्सरियत पंजाब में थी और वो पंजाबी फिल्म देखना प्रेफर करते थे। अब इसी जाविये को एक दूसरी तरह देखते हैं। पाकिस्तान में इब्तदा में जो फिल्में बनी हैं वो घरेलू फिल्में थी, क्योंकि फ़िल्म देखने वाली की मेजॉरिटी जो थी वो ख़वातीन थी, क्योंकि ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट थी। यानी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की फैमिलीज़ जो हैं वो जब तफरीह के लिए बाहर निकलती थी तो उनकी एक डेस्टिनेशन थी सिनेमा, और वो जो औरत है वो इमोशनल चीज़ें देखना चाहती थी। अब यहाँ भी पॉलिटिकल एंगल नहीं आ रहा, और वो रोती हुई फिल्म देखना चाहती थी। एक बहुत मशहूर राइटर हैं अली सुफियान आफाकी, जिन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा के ऊपर एक बहुत खूबसूरत किताब भी लिखी है फिल्मी अलिफ लैला के नाम से। तो वो लिखते हैं कि मैंने जब अपनी पहली फिल्म बनाई 60 की दहाई में, उसका नाम था ठंडी सड़क। तो वो एक बड़ा मशहूर फिनोमिना वो बताते हैं, कहते हैं कि लाहौर में उस ज़माने में ज़ाहिर है कोई टीवी तो था नहीं जहाँ फिल्म के इश्तिहार चलते, तो हर फिल्म का पहला शो हाउसफुल होता था। पहला शो देख के जो लोग बाहर निकल रहे हैं, दूसरा शो देखने के लिए जो लोग अंदर आ रहे हैं, उनकी गुफ्तगू में फ़ैसला हो जाता था कि फ़िल्म हिट होगी कि फ्लॉप। तो कहते हैं कि जब मैंने ठंडी सड़क लगाई तो वो एक कॉमेडी फिल्म थी, और लोग जो हैं वो हंसते हंसते कुर्सियों से गिर गए। पहले शो में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स और तालियां बजी, और मैं बतौर डायरेक्टर बहुत खुश कि जनाब ये मेरी फ़िल्म जो है ना ये इंशाल्लाह हिट हो जाएगी। उन्होंने कहा जब पहला शो देख के लोग बाहर निकले तो जो डायलॉग था उन्होंने लिखा कि हाँ जी पहलवान जी कैसी फ़िल्म है, आगे से जवाब आया हासा ही हासा है, स्टोरी तो कुछ नहीं। कह रहे दूसरा शो आधे सिनेमा ने देखा, तीसरे शो में 10 लोग थे, चौथा शो मैंने अकेले बैठ के देखा, और फिर डब्बा फ्लॉप हो गई। उस ज़माने में जब तक आपके पास इमोशनल सीन्स, रोती हुई औरत के साथ ज़्यादती नहीं आती थी, आपकी फ़िल्म हिट नहीं होती थी। फिर हुआ ये कि 70s के बाद जब आपकी फ़िल्में पंजाबी बनना शुरू हुई और उसमें गुज्जर और वो मारधार और वो सब कुछ हुआ, अब उसका पॉलिटिकल एंगल भी है, मैं उसे डिसरिगार्ड नहीं कर रहा, मैं उसे एक दूसरे जाविये से देख रहा हूँ। उसकी वजह से ख़वातीन ने सिनेमा आना छोड़ दिया, ख़वातीन ने वही एंटरटेनमेंट देखने के लिए टीवी का रुख कर लिया। इसीलिए आपका टीवी ड्रामा आज भी, जो आप अगर आप मीडिया से ज़ाहिर आप भी वाबस्ते हैं, चैनल्स की जो गुफ्तगू है वो होता है कि रोती हुई औरत आती है तो ड्रामे की रेटिंग आती है। तो वो जो औरत रोती हुई औरत को देखने सिनेमा जा रही थी, शमीम आरा को देखने और सायका को देखने या ज़ेबा सबिया खानम को देखने, वो औरत टीवी के ऊपर बैठ के खालिदा रियासत और उज़्मा गिलानी और रूही बानो को रोते हुए देखने लगी, और जो मेल बैचलर फिल्म गोअर था वो जाने लगा सिनेमा ताकि वो मज़हर शाह की बड़कें सुन सके, ताकि वो सुल्तान राही को लोगों को मारते हुए सुन सके, और अंजुमन और साइमा को सुल्तान राही के इर्द गिर्द जब वो बिल्कुल स्टेशनरी खड़े हैं उन्हें रक्स करता हुआ देख सके। अब ये डेमोग्राफिक शिफ्ट है, कल्चरल शिफ्ट है, लेकिन इसी का तो पॉलिटिकल एंगल भी होगा ना, कि वो जो मैसेज था, यानी पाकिस्तान में फ़िल्म प्राइमरीली कभी भी पॉलिटिकल नहीं रही है। अब आपका कहने का मतलब है कि वो एपॉलिटिकल की गई है, और मेरा कहना ये है कि इस ख्याल को दुरुस्त मानते हुए जो आप कह रहे हैं कि कुछ क़ुव्वतें हैं जिनका ये एजेंडा है, लेकिन पाकिस्तान के सिनेमा की कमर्शियल सेंसिटिविटीज़ ने भी डिराइव किया, उस चीज़ के अंदर एक रोल प्ले किया कि पाकिस्तान की फ़िल्म पॉलिटिकल टूल नहीं बन पाई, एंटरटेनमेंट का मीडियम रही, और वो इवॉल्व हुई इनटू अ एंटरटेनमेंट मीडियम जो माइंडलेस है, जो ब्रेनलेस है और जो एपॉलिटिकल। लेकिन उसका जो एक पॉलिटिकल एंगल है वो सतह जीत रहे ऑडियंसेस के बारे में ये बोलते हैं, जो मेन स्ट्रीम की ऑडियंस होती है, कि ये अनसोफिस्टिकेटेड और बैकवर्ड किस्म की ऑडियंस। मुझे नहीं पता कि ऑडियंस को भी डिटर्मिन करना चाहिए, ऑडियंस की भी एक ट्रेनिंग होती है, इस पे बात करेंगे, हम ज़रूर करेंगे। वेस्ट की ऑडियंस कितनी बेहतर है पाकिस्तान की ऑडियंस से, लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट वर्सेस पॉलिटिकल या एक सीरियस सिनेमा की बाइनरी हम बना रहे हैं, मुझे इस पे थोड़ा सा एक वो है, मामला है कि एंटरटेनमेंट भी पॉलिटिकल होती है। हमारे यहाँ जिस तरीके से एंटरटेनमेंट के थ्रू
स्टीरियोटाइपिंग की गई सोशल इशू, सोशल क्लासेस की, वो मतलब उस एलिमेंट को हम रद्द नहीं कर सकते। औरत की स्टीरियोटाइपिंग, मिसोजिनिस्ट सिनेमा रहा हमारा, मिसोजिनिस्ट सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो ये तो हम करेंगे। तो वो पीटीवी होता है ड्रामा बनाने वाला या फिल्म बनाने वाली, यही क्लास थी जो एक उर्दू कॉलोनाइजेशन हुई पाकिस्तान में, तो उन लोगों ने इसी के अंदर भी ह्यूमर तलाश किया, और वो बड़ा रेसिस्ट, रेशियल एग्रेशन से भरपूर अनवर मकसूद जैसा वो था कि जिसमें पंजाबी की स्टीरियोटाइपिंग की जा रही है, सराइकी की पख्तून की स्टीरियोटाइपिंग की जा रही है। ये मेरा एक नोट था बहरहाल। लेकिन ऑडियंस की अगर हम बात करें और वर्ल्ड वाइड ऑडियंस की तरफ जाएं, आप फिल्म के चाहने वाले हैं, आप सिनेमा के चाहने वाले हैं, आप स्टूडेंट भी हैं, आप टीचर भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, लेकिन आपका जो ताल्लुक़ है सिनेमा के साथ वो बड़ा पैशनेट किस्म का ताल्लुक़ है, और आप देखते हैं जो इफ्तराक पाया जाता है मुख्तलिफ सिनेमाज में और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में, क्योंकि लिटरेचर के साथ भी आपका ताल्लुक़ है। पाकिस्तानी ऑडियंस कितनी कंडीशन्ड है इन कंपैरिजन विद, फॉर इंस्टेंस अगर हम वेस्ट की ऑडियंस की बात करें, इवन ईरान में इतना अच्छा सिनेमा बन रहा है, अब्बास कियारोस्तामी, मजीद मजीदी का चाइना की अगर हम बात करें, वांग वुई का सिनेमा, आप जापान, आप लो एंगल की बात कर रहे थे, आका हीरा मेरे जेहन में आ रहा, उसने डिटर्मिन किया सिनेमा के शॉट्स को, कैमरा के शॉट्स को, है ना, हालांकि वो सैमुराई फिल्म है, सैमुराई, हाँ, तो वो अजीब किस्म की एक स्टोरी टेलिंग है, और एक तो ऑडियंस से फ़र्क पड़ता है। नहीं, मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि जो ये है ना, ये जवाज़ पेश करना कि पाकिस्तानी ऑडियंस अच्छा सिनेमा देखना नहीं चाहती, ये एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। बुनियादी तौर पे किसी भी मुआशरे की ऑडियंसेस एक ही तरह की होती हैं, एक ही जहनी सतह की होती है। वेस्ट में भी, अमेरिका में भी जो फिल्में हिट होती हैं, जो मास सिनेमा है, वो ब्रेनलेस है, वो रोम कॉम्स हैं, वो सुपर हीरो फिल्म्स हैं। लेकिन आप देखें कि सुपर हीरो फिल्म में भी आप मैसेज दे सकते हैं। यानी ब्लैक पैंथर जो एक सुपर हीरो फिल्म है, वो बुनियादी तौर पे रेशियल एमेंसिपेशन का एक मैसेज भी लेके आती है ना, या वंडर वुमन जो है वो एक जेंडर एमेंसिपेशन। इवन साइंस फिक्शन में आप देखें, साइंस फिक्शन भी इसी तरह व्हाइट सुप्रीमेसी को, और दूसरी बात है कि वो टेक्निकली साउंड फिल्म है। यानी हमारे यहाँ मसला ये है कि हम सिनेमा बुरा बनाते हैं, वो टेक्निकली भी अनसाउंड है, उसका मैसेज भी बुरा है, उसकी वजह हमारी इनकॉम्पिटेंस, और हम उसके जवाज़ ऑडियंसेस से लेके आते हैं। हम ये कहते हैं कि ऑडियंस अच्छा सिनेमा नहीं देखना चाहती है। देखिए, किसी भी मुल्क में बहुत बड़ी एक ऑडियंस होती है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है। एक ज़माने में यहाँ पे शायद हमारी मुल्क का, शायद नहीं बल्कि यकीनन हमारे मुल्क का जो पॉपुलेशन टू स्क्रीन रेशो है वो दुनिया में सबसे कम है। यानी इतनी बड़ी आबादी के लिए हमारे पास टोटल जो सिनेमा है वो शायद 100 से भी कम है। तो आप उसके अंदर कामयाबी या नाकामी को किसी भी तरह मज़हर नहीं कह सकते माशरे का। आपके माशरे का एक बहुत बड़ा तबका फ़िल्मों से यकसर दूर है, और हमारे यहाँ जो फ़िल्में कामयाब हो रही हैं वो उस सिनेमा गोअर ऑडियंस के लिए कामयाब हो रही हैं जो देखने जा रही है, और जो नाकाम हो रही हैं वो भी उसी तो इसीलिए हमारे यहाँ जब सीरियस और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म्स आती हैं तो वो नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि जो सीरियस और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म्स की व्यूअरशिप है जो हर माशरे में होती है, यानी ईरान में भी अब्बास कियारोस्तामी की या माजिद मजीदी की या जाफ़र पिनाही की या असगर फरहादी की फ़िल्म जब लगती है तो वो पढ़े लिखे लोग आके देखते हैं। पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग सिनेमा नहीं आ रहे हैं, उसको हल करने के तरीके हैं दुनिया में, वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है सिनेमा की तरफ। हम बजाय उन चीज़ों को करने के, हम अपनी काहिली और सुस्ती का जवाज़े बनाते हैं कि देखें जी अच्छी फिल्म बनी थी, वो तो कोई देखने नहीं आया, तो फिर ये लोग ऐसी ही फिल्म देखना चाहते हैं, जो कि गलत बात है। मार्केट के ऊपर कब्जा भी है, ये भी कहा जा सकता है। नहीं, मार्केट पे कब्जा नहीं है, असल में फिल्म जो है वो एसोसिएट हो गई है एक ग्रुप ऑफ पीपल से। यानी पंजाब में पंजाबी फिल्म का एक व्यूअर है जो फक्कड़पन, जो जुगतें, जो तंज को देखना चाहता है। इस तरह की ऑडियंस हर मुआशरे में होती है, लेकिन सिर्फ यही ऑडियंस नहीं होती। एक आपका देखिए, लाहौर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके तलबा से अगर आप जाके पूछेंगे कि आपने आखिरी पाकिस्तानी फ़िल्म कौन सी देखी थी, तो आपके ख्याल में क्या जवाब है? कोई भी नहीं। तो इसका मतलब वैक्यूम तो है ना, उस वैक्यूम में वो फिल्म जा ही नहीं पा रही है। अगर ऐसी फिल्म बनी है, कुछ फिल्में बनी हैं पाकिस्तान में, पिछले साल 2-3 फिल्में मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ,
एक तो हमारे और आपके मुश्तरका दोस्त ने एक समाजी मौजू पे एक फिल्म बनाई है, बहुत उम्दा, चिक्कड़ के नाम से। तो वो फिल्म क्यों कामयाब नहीं हुई? रे ऑफ होप हाँ, कहा जा सकता है उस फिल्म तो को। वो फिल्म मैंने जब मेरी उनसे बात हुई डायरेक्टर से, तो उन्होंने मुझे जब ये बताया कि फिल्म कामयाब नहीं हुई, तो मैंने कहा ये फिल्म इसलिए कामयाब नहीं हुई क्योंकि ये अपने व्यूअर्स तक पहुंची ही नहीं। मैंने जितने लोगों को, जितने संजीदा लोगों को, फिल्म के शौकीन लोगों को वो फिल्म दिखाई, वो सब उस फिल्म से मुतासिर हुए, लेकिन जब वो फिल्म अपने कमर्शियल रन में थी तो वो उन तक पहुंच ही नहीं सकी थी। उन्हें इल्म ही नहीं था कि इस तरह की कोई फिल्म आई है। जब उन्होंने वो जाके एक कैंपेन के बाद देखी तो मुतासिर हुए। तो ये जो मसला है ना, इसको एड्रेस करना है, ऑडियंसेस प्रॉब्लम नहीं है ये। जो इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ, इसको थोड़े बड़े लेवल पे लेके जाता हूँ। मेरा थीसिस ये है, और ये पॉलिटिकल थीसिस है, यानी आपके मैदान में मैं स्टेप इन करता हूँ, वो ये कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला एक कॉलोनियल माइंडसेट है हमारे अशराफिया और बालाई तबके का, कि पाकिस्तान के अवाम इस बात की अहलियत ही नहीं रखते कि अपने अच्छे बुरे का फ़ैसला कर सकें। तो इस वजह से हमें उनको वो फ़ैसला करके देना पड़ता है। और ये 1947 से लेके अब तक की कहानी, कि आप ब्यूरोक्रेट के साथ बैठ जाएं, आप किसी पॉलिटिशियन के साथ बैठ जाएं, उनकी गुफ्तगू का महवर ये होता है कि जी अवाम तो जाहिल है, वो तो गली बनाने पे वोट दे देती है, वो तो गटर की लाइन पे वोट दे देती है। ये नैरेटिव बुनियादी गलती है। जब आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस देंगे, उनके हाथ में इख्तियार देंगे, तो वो उसे इस्तेमाल करना खुद ब खुद सीख लेंगे। इसी तरह जब आप लोगों को मेयारी सिनेमा देंगे तो वो खुद ब खुद टेस्ट डेवलप कर लेंगे। हम उनको मेयारी सिनेमा नहीं देते और हम ये बहाना बनाते हैं कि अवाम का जो फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, जो एक शुस्ता उर्दू का लफ्ज़ है मजाक, अवाम का मजाक उस जगह पे पहुंचा ही नहीं है जहां वो इस तरह के संजीदा फिल्मों से लुत्फ़ जमालियाती हिस्स कह सकते, जमालियाती हिस्स कह लें उसको। खैर, इस पर भी बात हो सकती है। मैं दिलीप कुमार साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो फरमा रहे थे उस इंटरव्यू में कि इंदिरा गांधी ने उनको बहुत इसके ऊपर क्रिटिसिज्म की कि आपका सिनेमा बहुत बुरा है। तो उन्होंने कहा कि एक सिनेमा उस वक्त तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक आपकी सोसाइटी अच्छी नहीं होगी, आपकी सड़कें अच्छी नहीं होंगी, आपके इदारे बेहतर नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड सिनेमा की बात करें और चेंजिंग ट्रेंड्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की इन्वेजन की बात करें, तो अब विजुअल स्टोरी टेलिंग के अंदर एक एफर्ट जो वेस्ट में दिखाई दे रहा है, और मैं मेन स्ट्रीमिश सिनेमा की बात कर रहा हूँ, मतलब उन कमर्शियल फिल्म, हाँ बिल्कुल मेन स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, और इंडिपेंडेंट में तो ये काम हो ही रहा है, जहाँ पर हिस्ट्री को, आपका फील्ड है हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया जा रहा है। मेरे ज़हन में एक सीज़न आता है आउस्टलैंडर के नाम से, शायद गुजरा हुआ आपकी नज़र से, कैसे ब्रिटिश हिस्ट्री को और वो जो उनकी इन्वेजन थी नेटिव्स के ऊपर, जो स्कॉटलैंड के क्लैंस हैं, उनको ख़त्म किया, और अजीब तरीके से उसको एक बहुत ही आर्टिस्टिक, या इवन वाइकिंग्स की अगर हम बात करें, हमारी मौला जट जो छापा मारा उन्होंने वाइकिंग्स की तरह, लेकिन वाइकिंग्स में जो एक मैसेज था कि कैसे पेगनिज्म से कोई सोसाइटी जो है वो इवॉल्व या मतलब अब तो वापस पेगनिज्म। तो हिस्ट्री की री इंटरप्रिटेशन है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, रिगार्डिंग रेस, कुछ भी जो इवन पॉलिटिक्स, उसको री इंटरप्रेट किया जा रहा है। ये बहुत स्मार्ट सिनेमा है। हम कितनी दूर हैं उनसे, कोई उम्मीद है? बहुत दूर है। मैं ये बात कहता हूँ कि सिनेमा की जो बुनियादी ज़रूरत है वो मेहनत है। आप जितनी मेहनत करेंगे सिनेमा में, जितना आप सिनेमा के अंदर सोचेंगे, उतनी अच्छी आप फिल्म बनाने का सिर्फ एक शॉर्टकट है, वो मेहनत है। तो आप जो दुनिया की जितनी बड़ी फिल्में आप देखते हैं, अच्छी नहीं बड़ी फिल्में, जैसे आप फॉर एग्जांपल क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन है, उसके हर फ्रेम के सबलिमिनल मीनिंग्स हैं, उसके सोचने का तरीके हैं, और वो मेहनत से हुए हैं। कुछ लोगों ने बैठा, उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा, उन्होंने तख्लीक किया। तो तख्लीक जो है वो मेहनत का काम है, सिनेमा ख़ास तौर पे, क्योंकि वो एक इज्तमाई तख्लीक है, इनफरादी तख्लीक नहीं है। तो इस वजह से उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत आपको सोचना पड़ता है, और बहुत सी कोलैबोरेशन इन्वॉल्व होती है। पाकिस्तान में उस स्टेज पे मेहनत नहीं की जाती है हमारे सिनेमा में। मैं शिकायत नहीं कर रहा, यानी एज अ सिनेमा कंट्रीब्यूटर ये मेरा काम है कि मैं जो मेरा डोमेन है उसमें सही तरह काम करूँ। और मेरे ख्याल में हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि आप सिनेमा से वाबस्ता लोगों से जब पूछते हैं तो उनकी गुफ्तगू का महासिल ये होता है
कि सब लोग ख़राब काम कर रहे हैं, सिनेमा के बुरे हालात हैं, ऑडियंस भी बुरी है, इस वजह से बुरी फिल्में बन रही हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। आप अकेले तब्दील होना शुरू होंगे तो सिनेमा बदलेगा। तो इस वजह से हम दूर बहुत हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी जो हालात हैं हमारे बहुत बुरे हैं। आपको वेस्ट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सिनेमा देखने को मिल रहा है, बहुत थॉटफुल सिनेमा देखने को मिल रहा है। मेरी जो लिटरेचर में पसंदीदा फील्ड है वो फैंटेसी फिक्शन है। अगर आपको फैंटेसी फिक्शन का शौक़ हो तो गेम ऑफ थ्रोन्स में या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में आप एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, तो उसको हम हाई फैंटेसी को हम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन कहते हैं, क्योंकि आपने एक पूरा प्लैनेट तख्लीक किया है जिसकी अपनी हिस्ट्री है, अपनी जोग्राफी है, बाज़ केसेस में अपनी लैंग्वेजेस हैं। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक सीज़न जिस पे मैंने काम किया वो रॉबर्ट जॉर्डन का एक एपिक सागा है जिसका नाम है व्हील ऑफ टाइम। व्हील ऑफ टाइम के ही नाम से अमेज़ॉन पे उसकी सीरीज़ बनी। बिल्कुल। अब वो खैर एक अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गई है, 3 सीज़न उसके चले। लेकिन आप सोचिए कि उसका बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि देयर इज़ अ वर्ल्ड विच इज़ रन बाय वेमेन। तो वो है तो फैंटेसी फिक्शन है, तो एक एंटरटेनमेंट की चीज़, लेकिन वो फेमिनिज्म और जेंडर एमेंसिपेशन को एड्रेस करता हुआ सिनेमा। उसके अंदर जो मैसेजेस हैं वो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पे आपको अफेक्ट करता है। देखिए सिनेमा जो है वो आपको सबकॉन्शियसली अफेक्ट करता है। मैं अक्सर लोगों को ये मिसाल दिया करता हूँ कि और ये आपसे भी एक बार बात हुई कि हिटलर जो है उसकी ठीक ठाक हिमायत मौजूद थी अमेरिका में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान, और चार्ली चैपलिन की जो फिल्म है द डिक्टेटर, उसने जितना नुकसान हिटलर के इमेज को पहुंचाया वो शायद ही किसी चीज़ ने या किसी हरकत ने या किसी एक्ट ऑफ वॉर ने पहुंचाया। फिल्म इतना पावरफुल मीडियम है, तो विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिल्म मेकर, वो जो आपका अर्लियर क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए कि क्या लोगों के मुताबिक फ़िल्म बनाना चाहिए, नहीं, फिल्म मेकर को इस बात का एहसास हमेशा होना चाहिए कि उसकी फ़िल्म, उसके हाथ में एक ताकत है, एक इख्तियार है जिससे वो लोगों की सोच को बदल सकता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी उसके ऊपर आती है। अच्छा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, बहुत आगे हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा तो हमें हॉलीवुड में या मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी दिखाई देता है। इंसेप्शन की आपने बात की, जितना वो एक हाई फाई ब्यूरोक्रेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है पूरे वेस्ट का, जैसे वो उसको एड्रेस किया जा रहा है, तो वो आप बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक अपने आप को फील करते हैं, लेकिन जो एक क्लास क्वेश्चन है वो कहीं वहाँ पर भी मिसिंग है मेन स्ट्रीम सिनेमा में। अब इसको थोड़ा सा इस तरह देखिए, आप उस एजेंडा से इख्तलाफ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मगरिब की जो फिल्म है वो एक गलत एजेंडा को प्रोपेगेट कर रही है, लेकिन टेक्निकली तो फिर भी साउंड है ना। यानी इंसेप्शन जो है या जो पहले हम जितनी भी फिल्मों की बात करें वो तकनीकी एतबार से अच्छी फिल्म है, अच्छा कैमरा वर्क है, अच्छी लाइटिंग है, अच्छी एडिटिंग है, आपको वो स्टोरी समझ में आती है। आपका कंटेंशन ये है कि वो जो इन्फ्लुएंस वो कर रही है वो गलत कर रही है। मैं मान लेता हूँ, मैं ये आपको कंसीड कर देता हूँ ये ग्राउंड कि हॉलीवुड का जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है वो लोगों के ख़िलाफ़ गलत अंदाज में काम करे, लेकिन इसके बावजूद आप ये तो मानेंगे कि वो टेक्निकली ठीक है, टेक्निकली वो अच्छी तरह बनी हुई फिल्म है, टेक्निकली उनका प्रोपेगेंडा ज़्यादा ताकतवर है, नहीं, मतलब प्रोपेगेंडा की ज़रूरियात को पूरा। अभी ये टॉम क्रूज़ की वो कौन सी मिशन इम्पॉसिबल में वो IMF की मतलब तहफ़्फ़ुज़ करते हुए और वर्ल्ड बैंक का जो मिशन इम्पॉसिबल, टॉप गन मैवरिक जो है फॉर एग्जांपल, बिल्कुल। अब वो टॉप गन मैवरिक एक टेक्निकली खौफनाक हद तक अच्छी फिल्म है। यानी उस आदमी ने उन एक्टर्स को त्यारा उड़ाना सिखाया, एक्चुअल तैयारे में बिठा के उनको उड़ाया, फाइटर जेट्स के अंदर उसने शूट किया। ये एक इतना बड़ा टेक्निकल चैलेंज, इसका मतलब उसने मेहनत की। हम उसके इंटरव्यूज देख रहा था, तो डायरेक्शन पे आप बात नहीं कर सकते। अच्छा, अभी अगर हम बात करें ना, जैसे आपने फैंटेसी के ऊपर बात करें, अब मेरा बड़ा फेवरेट ये जानरा है गेम ऑफ थ्रोन्स की। आपने बात की एटलीस्ट 4 उसके जो सीजन्स थे, जैसे उन्होंने पावर को डिकंस्ट्रक्ट किया, वो एक पॉलिटिकल साइंस की थियरी हो सकती है, वो पॉलिटिकल साइंस की एक बुक हो सकती है। जब वो फिर क्लर्जी का रोल शेम वाला जो हाई सेप्टन तो हाई स्पैरो, हाई सेप्टन, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कहीं दिख रहा है। तो वो आपकी शेरों की याददाश्त बहुत अच्छी है। वो है ना कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो अब जो अच्छी फिल्म है उसकी पहचान ये है कि वो रेजोनेट करती है आपके माइंड से, आपको देखते हुए लगता है कि यार ये तो मेरे ही इर्द गिर्द की किसी चीज़ की निशानदेही कर रही है। हिंदुस्तान की एक फिल्म है 3 इडियट्स, वो आपको क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको आपके कॉलेज के दौर की याद दिलाती है। आपने कहीं ना कहीं वो किरदार देखे हुए,
ये एक अच्छी फिल्म की निशानी होती है कि वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस को डिपिक्ट। लेकिन ये जो TVF वाले हैं ना, इन्होंने इसी टॉपिक के ऊपर पता नहीं कोई 10-15-20 सीजन तो बना लिए। कोटा फैक्ट्री तो सर अभी की है ना, वो जो पकाई कोटा फैक्ट्री, हॉस्टल डेज से आप स्टार्ट करें और हॉस्टल रूममेट्स और वो और उनका सीजन है अपना कुछ। तो अब वो हम क्यों उसे ऑर्गेनिक स्टोरी टेलिंग कहते हैं? अगर TVF का काम देखा है तो आपने गुल्लक देखा होगा। अब गुल्लक मुझे क्यों वो लगती है इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो एक स्लाइस ऑफ लाइफ है। उसके अंदर एक पूरा एपिसोड है जो छुट्टी वाले दिन को दिखा रहा है एक मिडिल क्लास घर में, और मैं क्योंकि एक मिडिल क्लास में घर में पैदा हूँ तो मेरे लिए वो इतना रिलेटेबल है कि छुट्टी वाले दिन अब्बा उठ के कह रहे हैं कि हाँ जी नाश्ता आज बाहर से आएगा, तो आज अब्बा नाश्ता बनाएंगे, फिर वो लड़ाई हो जाना, मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए चीज़ें कैसे लानी हैं, गुल्लक में पैसे जमा करना फिर उसको तोड़ना। अब ये इतना रिलेटेबल है, इतना ऑर्गेनिक है। तो मैं ये बात करूँ कि इसके डायरेक्शन पे आप बहस कर सकते हैं कि वो गलत है या सही है या उसका पॉलिटिकल एंगल क्या है, लेकिन वो टेक्निकली साउंड सिनेमा है। वो एक स्टोरी टेलिंग है जो स्टोरी टेलिंग की ज़रूरियात को फुलफ़िल करती है। अपना मैसेज देखिए, मैसेज पहले ये समझिए, एक मैसेज है, वो मैसेज सही या गलत हो सकता है। क्या अपना मैसेज आप पहुंचा पा रहे हैं? तो वेस्ट और इंडिया इतने टेक्निकली साउंड हो गए हैं, फिल्म की साइंस में इतने एफिशिएंट हो गए हैं कि वो गलत मैसेज भी सही अंदाज में पहुंचा देते हैं। ज़िद्दी गर्ल एक सीज़न आया था, उसमें रिवायती शायद ये डायलॉग बोलती है कि वो प्रिंसिपल के बारे में कि बड़ी ख़तरनाक है, अगर उसको ध्यान से ना सुनो तो ऐसा लगता है कि ये ठीक बात कर रही है। तो अगर इंडियन सिनेमा को ध्यान से TVF के सिनेमा को ध्यान से ना देखा जाए तो ऐसा लगता है वो ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि एजेंडा उनका भी कास्ट के उस इशू को, जो कि इंडिया का एक सबसे जेन्युइन इशू है, उसको उस तरीके से अवॉइड करके एक ऐसे इंडिजिनस कल्चर की सेलिब्रेशन है जो इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके नेशनलिज्म के साथ ही देखिए। अब आपके ख्याल में कास्ट और क्लास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी, एक फिल्म जो उसको एड्रेस नहीं करती वो डिससर्विस करेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिल्म अगर एड्रेस नहीं करती, उसके बावजूद अपना मैसेज इफेक्टिवली पुट अक्रॉस कर रही है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारी फिल्म तो उनको एड्रेस भी नहीं कर रही और इफेक्टिवली भी पुट। तो वो एक साहब ने कहा था ना कि तुम कहते हो मेरी आंखें कलोपत्रा से मिलती हैं, मैं कहता हूँ मेरी आंखें तो आपस में नहीं मिलती। तो हमारी फिल्म का मसला ये है कि वो अपनी लॉजिक्स पूरी नहीं करती। नहीं, मैंने ये कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया कास्ट क्लास का। मैं सत्यजीत रे की अगर मैं बात करूँ बतौर एक मिसाल वो केस स्टडी बात, शतरंज के खिलाड़ी आप देखें उसमें कोई इस तरह का, लेकिन जो उन्होंने उस दौर के शुमाली हिंद के शराफिया ब्यूरोक्रेटिक जो एक ये जैसे वो एक फिल्म थी 12 एंग्री मैन, आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत मशहूर फिल्म है। हाँ। उसकी हिंदुस्तान में जो उसका वर्जन बना उसका नाम था एक रुका हुआ फैसला। एक रुका हुआ, ये जो अन्नू कपूर हैं शायद उन्होंने वो रोल किया था उसमें। तो उसमें वो अदालती निज़ाम, इंसाफ, कौन कसूरवार है, मुजरिम कौन है, कौन उसका फैसला। अन्नू कपूर ने नहीं किया था। अन्नू कपूर का उसमें एक रोल था जो मेन कैरेक्टर था। ये शाहिद के वालिद कौन है? पंकज। और वो अगेन एक बहुत ही सोचती हुई फिल्म है और बहुत मेहनत से बनी हुई। देखिए, मेरे पास एक आइडिया है कि मैं पाकिस्तान के निज़ाम अदल पे एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। तो इसमें आपके और मेरे व्यूज़ में फ़र्क हो सकता है आप निज़ाम अदल को और तरह देखते हैं और मैं और तरह देखता हूँ, लेकिन मुझे अपना पैगाम पहुंचाना आना चाहिए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का मसला ये है कि हम वो स्किल ही नहीं रखते कि हम गलत चीज़ भी सही तरीके से पहुंचा सकें। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर तो बात अगर हम स्टार्ट करेंगे तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी और साकिब क्या नाम है, निसार साहब तक आएगी। तो आगे चलते हैं, कंक्लूड करते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, तवील गुफ्तगू हुई। मैं समझना ये चाह रहा हूँ आखिर में ये बात कि आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी समाज जो है, इसको एक अच्छे सिनेमा की, इंडिपेंडेंट सिनेमा की ज़रूरत है। वो लाइन है नून नीम राशिद की कि कहाँ से किस सबू से कासाए पीरी में मैं आए, किस सबू से कासाए पीरी में मैं आ सकती है यहाँ पर कोई। आप ख़ुद पढ़ाते हैं, आपके दिल में ये ख्याल हो कि मैं कोई फिल्म मेकिंग करूं, आपने कुछ नाम लिए, ज़हीर साहब का आपने नाम लिया, एक कंपनी, एक ग्रुप यहाँ बन सकता है। क्या उम्मीद है, क्या होप है, या ये एक अनविनेबल होपलेस मकाम है? देखिए, किसी भी सोसाइटी में सिनेमा जो है वो उसकी हेल्थ का एक इंडिकेटर भी है और फैक्टर भी है। सोसाइटीज़ जो हैं वो डिस्कोर्सेस से ग्रो करती हैं। एक सेहतमंद माशरे में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ़ नुक्ता निगाह पर गुफ्तगू हो सकती है
ये सेहतमंद माशरे की सबसे बड़ी निशानी है। यहाँ तो हजूम इकट्ठा हो जाता है बाहर। यहाँ ये मसला है कि यहाँ क्योंकि बहुत, और सेहतमंद माशरे में देखिए दुनिया का ये कोई सेहतमंद भी, माशरा नहीं है, आप ये तो अग्री कर रहे हैं। हाँ, दुनिया का कोई भी ऐसा माशरा नहीं है जिसमें हर मौजू पे गुफ्तगू हो सकती हो। हमने वो यूटोपिया अभी अचीव नहीं किया, लेकिन एक सेहतमंद माशरे में ऐसे मौजूआत की फहरिस्त बहुत छोटी होती है जिन पे खुलकर गुफ्तगू नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ वो फहरिस्त बहुत लंबी है, और ये हमारे माशरे की सबसे बड़ी बीमारी है। हमारा सिनेमा एक सिम्फनी ऑफ वॉइसेस नहीं है, वो एक मोनोटोन वॉइस में, यानी एक्चुअल में सिनेमा इस तरह होना चाहिए कि उसमें मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें, मुख्तलिफ तरह के गीत सुना रही हैं। हमारे यहाँ सिनेमा में एक ही तरह की आवाज़, इंतहाई बेसुरी आवाज़ में गीत गाए जा रही है और मुआशरे को मज़ीद बीमार किए जा रही है। तो वो सिनेमा आना चाहिए, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही तरह का सिनेमा आना चाहिए, मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें, कमर्शियल भी, मेन स्ट्रीम भी, इंडिपेंडेंट भी, यानी मुख्तलिफ तरह के मौज़ूआत पे अगर फिल्में बनना शुरू हो जाएँ तो ओवरऑल सिनेमा का हेल्थ इंडिकेटर बेहतर होगा। एक आध अच्छी फिल्म बनने से या एक आध अच्छे फिल्म कंपनी के वजूद में आने से शायद वो मसला हल। पूरी दुनिया में जो एक्टर्स होते हैं ना, वो अपने किसी भी पॉपुलिस्ट लीडर के या स्टेट के पॉपुलिस्ट नैरेटिव के साथ अलाइंड होते हैं। इंडिया में जो हुआ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो लोग जो, लेकिन आप देखिए कि हिंदुस्तान के सिनेमा में डिसेंटिंग वॉइसेस थी, यानी अब मैं नहीं समझता, अब मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान का सोसाइटल इंडेक्स बहुत नीचे चला गया, लेकिन 80 में या 90 की दहाई में अभी भी है। हाँ, डिसेंटिंग वॉइस अभी मैं आपको मिसाल दूं कि हिंदू नेशनलिज्म पे इतनी फिल्में बनी, लेकिन 2015 में एक फिल्म बनी मुल्क, जिसमें ऋषि कपूर और तापसी पन्नू ने उनके वकील का किरदार अदा किया। वो मुसलमानों की वकालत पे एक मेन स्ट्रीम की फिल्म थी, जिसने अपने उसको हिट किया। इसके आपने अगर वो शाहिद देखी हो राजकुमार राव की, हाँ, वो भी इसी तरह, मेरे ज़हन में 2-3 फिल्में आ रही हैं। अक्षय कुमार जैसे राइटिस्ट, फार राइट एक्टर ने वो एक फिल्म की थी जिसमें कश्मीर का एक टेररिस्ट है जो ब्राह्मण का वो रोल कर रहा है। या हैदर देख लें, हैदर में, हैदर जो हैमलेट की अडॉप्टेशन है, उसमें मेरे ख्याल में कश्मीर के मसले पे इतनी नुआंस्ड फिल्म तो पाकिस्तान ने भी नहीं बनाई। वो जो उसमें एक पूरा मोनोलॉग है शाहिद कपूर का, जिसमें वो कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान हमारे साथ जो खेल रहे हैं, वो उससे एक्यूरेट डिपिक्शन तो मैंने कश्मीर के मसले की, अलमिये की नहीं देखी है। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें ये कि वहाँ पर वॉइसेस हैं, ज़ाहिर सी बात है, डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, उनके प्लेटफॉर्म भी है। पाकिस्तान में तो डिसेंटिंग वॉइसेस के पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो यहाँ पर एक कहीं उसकी वजह ये तो नहीं कि यहाँ का जो राइटर है और यहाँ का जो एक्टर है वो डिक्टेटर्स की जो क्या उसको कहना चाहिए, डिक्टेशन, हाँ, डिक्टेशन के बगैर, जैसे हमारे सियासतदान हैं वो उनसे ज़्यादा जो है शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। आप देख लें, आप मुशर्रफ के आने के बाद यहाँ पर एक्टर्स का जश्न, या आप अभी भी देख लें जो, तो यहाँ आर्ट और आर्टिस्ट जो है वो इस प्रोफेशन को पैसा कमाने का ज़रिया समझता है, अपने स्किल को बेच के, जो कि कोर्ट का एक कल्चर रहा है, बिल्कुल नौरतन वाला एक कल्चर रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर्ट के ज़रिए से, मैं एक छोटी सी बात करूँगा आखिर में। शायद इंडिया का जो एक तारीख़ का जो एक, आप हिस्टोरियन हैं तो ये बात आपसे ज़्यादा बेहतर और कौन इस पर साथ करेगा कि जब यहाँ का आर्ट अपने बिल्कुल इब्तदाई दिनों में है, और हम जानते हैं कि उस वक्त एक क्लास की और कास्ट का एक सिस्टम बन रहा है, तो जो सबसे बड़ा नाम हमारे जहन में आता है कालिदास का। अभी रिसेंटली एक फिल्म आई है धर्मा प्रोडक्शंस की, क्या वही सेम, उसमें वो ब्राह्मण संस्कृत पढ़ा रहा है और सेलिब्रेट कर रहा है कालिदास को। जिस तरह कालिदास ने इन्वेजन को जस्टिफाई किया अपने आर्ट में, उसकी एक नज़्म है करम संभवा के नाम से, उसमें उसका थीसिस यही है कि वो द बर्थ ऑफ द गॉड ऑफ वॉर, जो यहाँ के लोकल नेटिव्स हैं उनको कत्ल करने के लिए जो है वो जन्म ले रहा है। शिव और उमा की शादी के बाद, परहैप्स अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, तो जो एक टोन सेट की दरबार की, जो एक टोन सेट की यहाँ के आर्टिस्ट राइटर ने, कि जो एक इन्वेजन का कॉलोनियल जो एक अप्रोच है उसमें क्लास कास्ट के अंदर फेवर करना, जमालियात की आपने बात की, जमालियात की मेकिंग के अंदर पावरफुल को सेलिब्रेट करना, उसकी पावर को सेलिब्रेट करना, उसके रंग को, उसकी इमोशन को सेलिब्रेट करना। फिर वही यूनान वाली बात आ जाती है,
ट्रेजिडी का सबसे बड़ा कमाल ही इन लोगों ने ये डिफाइन किया कि वो रिक्कत के जज्बात उभारे, ताकि आप ये समझेंगे अगर शहजादों के साथ ये सलूक हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। कैथारसिस का लफ्ज़ जब हम, तो ये एक मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत खराबी की। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो लाइन है आज तक कालिदास की स्टैटिक्स से बाहर नहीं निकली, इस जमालियात को तोड़ना होगा। उस विजुअल सेंस, कालिदास का ड्रामा, ठीक है ना, शकुंतला अभी भी रिसेंटली वहाँ पर एक फिल्म बनी इसके ऊपर, साउथ की फिल्म थी, तो मैं देख रहा था वैसी ही सेलिब्रेशन, कास्ट की, क्लास की वही सेलिब्रेशन, एंटी नेटिव इन्वेडर की सेलिब्रेशन, उसकी जीत की सेलिब्रेशन का नशा है जो 3000-4000 सालों से उतरा नहीं है। इसको रेक्टिफाई, इसके बारे में रीथिंक करना होगा, रीविजिट करना होगा, तब कहीं जाकर हमारा आर्ट, आप जो बातें कह रहे हैं ना, वो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। मेरा थीसिस ये है कि हम लोग इनकॉम्पिटेंट हैं। देखिए, ईरान में भी रियासत का जबर और पाबंदियाँ हैं, उसके बावजूद अच्छी फिल्में इसलिए बनती हैं कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो बाउंड्रीज़ उन्हें स्टेट ने प्रोवाइड की हैं, उस बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए वो अपना मैसेज पहुँचा दें। तो जब आप दी सेपरेशन देखते हैं, जिसमें एक ख़ातून मुफ्ती को फ़ोन करती है कि ये जो बूढ़ा आदमी है, जो जिसके बेटे ने मुझे इसकी उसके लिए रखा है, तो अगर मैं इसे नहलाती हूँ या इसके कामों में इसकी मदद करती हूँ जिसमें इसकी बेपर्दगी होती है, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ? तो अब देखिए, एक मजहबी माशरे पे ये कितना गहरा इंसाइट है। एक बाप अपनी बेटी से कहता है कि तुम झूठ ना बोलो, और फिर उसी की झूठी गवाही से वो जब बचता है और वो दोनों अब गाड़ी में जा रहे हैं और वो बाप अपनी बेटी से नज़रें नहीं मिला पा रहा, ये एक बहुत बड़ा विजुअल है, बहुत बड़ा। और सिर्फ ऐसा नहीं, अब आपने रियासत के फ्रीडम के अंदर ऑपरेट करते हुए बनाया। और जो सॉरी आप बात कंप्लीट तो कर, मैं ये बात कर रहा था कि हमारे यहाँ जो जबर और पाबंदियाँ हैं, उसके अंदर रहते हुए भी हम इसलिए अच्छा आर्ट तख्लीक नहीं कर पाते क्योंकि हमारे यहाँ इनकॉम्पिटेंस है। और इनकॉम्पिटेंस इस वजह से है कि इंडिया ने ये किया कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स थे आर्ट के, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर। बिल्कुल। देखिए, आपके हिंदुस्तान में फॉर एग्जांपल हिंदुस्तानी मौसीकी जो थी, उसको रियासतों के राजघराने सपोर्ट किया करते थे, क्लासिकी मौसीकी को। उन्होंने क्लासिकी मौसीकी, जब रियासतें ख़त्म हुई तो वो पैटर्नेज भी ख़त्म हो गई, उन्होंने उसके इदारे बना दिए। आज हिंदुस्तान में क्लासिकी मौसीकी के रक्स के इदारे मौजूद हैं जो उस आर्ट को कोडिफाई कर रहे हैं। यानी पहले किसी को ये पता नहीं था कि मियाँ की बल्हार या मियाँ की तोड़ी, या ये मैं आपके जो तबला नवाजी का बैकग्राउंड है उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, या दीपक राग में या असावरी में, ये सब चीज़ें कहीं लिखी भी नहीं थी, ये उस्ताद सीना बसीना करते थे। हिंदुस्तान ने इसके ऊपर किताबें लिख के इसको महफूज कर लिया, इसको कोडिफाई कर लिया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया आर्ट को। तो आज हिंदुस्तानी मौसीकी क्यों आपसे आगे है? क्योंकि आप अभी तक उस चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर। हमारे यहाँ भी एक इंस्टीट्यूशन है जिनके जो सारे गवैयों को नेशनलिज्म की तरफ लगाए हुए है। और ये देखिए, अब आप मुझसे कहते हैं ना कि वही, यही तो मसला है। यही तो मैं कह रहा था कि आपने उस बाउंड्री के अंदर रहते हुए पर्दा नशीनों का नाम लिए बगैर अपना मैसेज पहुंचाना। बिल्कुल, वो जैसे हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक रुकावट लगाई हुई है ना, वैसे इमेजिनेशन के ऊपर भी रुकावट। आपसे बहुत सीखने को मिला, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू हुई, और उम्मीद है कि अगर इस तरह का काम हमारे पाकिस्तानी जो लोग इतनी समझ के साथ यूरोप में, वेस्ट में अगर ये काम कर रहे हैं, तो उसके असरात पाकिस्तान में आना शुरू हों। यहाँ पर भी फिल्म का कल्चर, आर्ट का कल्चर बदले, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। आपने नेटिव मीडिया के साथ बात की, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।